मेरी जिज्ञासा पर उत्तर मिला कि सजा होने के बाद जेल में क्या व्यवहार होगा, इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। मुझे संतोष न हुआ। 2 या 3 दिन बाद मुख्य नेता महाशय एकांत में बैठकर कई घंटे तक कुछ लिखते रहे। लिखकर कागज जेब में रख भोजन करने गए। मेरी अंतरात्मा ने कहा, उठ देख तो क्या हो रहा है। मैंने जेब से कागज निकालकर पढ़े। पढ़कर शौक तथा आश्चर्य की सीमा न रही। पुलिस द्वारा सरकार को क्षमा प्रार्थना भेजी जा रही थी। भविष्य के लिए किसी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन या कार्य में भाग न लेने की प्रतिज्ञा की गई थी। अंडरटेकिंग दी गई थी। मैंने मुख्य कार्यकर्ताओं से सब विवरण कहकर इस सब का कारण पूछा कि क्या हम लोग इस योग्य भी नहीं रहे जो हमसे किसी प्रकार का परामर्श किया जाए। तब उत्तर मिला कि व्यक्तिगत बात थी। मैंने बड़े जोर के साथ विरोध किया कि यह कदापि व्यक्तिगत बात नहीं हो सकती। खूब फटकार बतलाई। मेरी बातों को सुन चारों ओर खलबली पड़ी। मुझे बड़ा क्रोध आया कि कितनी धूर्तता से काम लिया गया। मुझे चारों ओर से चढ़ाकर लड़ने के लिए प्रस्तुत किया गया। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए। मेरे ऊपर अनुचित आक्षेप किए गए। नवयुवकों के जीवन का भार लेकर लीडरी की शान झाड़ी गई और थोड़ी सी आपत्ति पड़ने पर इस प्रकार 20-20 वर्ष के युवकों को बड़ी बड़ी सजाएं दिला जेल में सड़ने को डालकर स्वयं बंधेज से निकल जाने का प्रयत्न किया गया। धिक्कार है ऐसे जीवन को, किंतु सोच समझकर चुप रहा। अभियोग। कोकारी में रेलवे ट्रेन लूट जाने के बाद ही पुलिस का विशेष विभाग उक्त घटना का पता लगाने के लिए तैनात किया गया। एक विशेष व्यक्ति मिस्टर हार्टन इस विभाग के निरीक्षक थे। उन्होंने घटनास्थल तथा रेलवे पुलिस की रिपोर्टों को देखकर अनुमान किया कि संभव है यह कार्य क्रांतिकारियों का हो। प्रांत के क्रांतिकारियों की जांच शुरू हुई। उसी समय शाहजहांपुर में रेलवे डकैती की 3 नोट मिले। चोरी गए नोटों की संख्या 100 से अधिक थी, जिनका मूल्य लगभग 1000 रुपये के होगा। इनमें से लगभग 700 या 800 रुपये के मूल्य के नोट सीधे सरकार के खजाने में पहुंच गए। अतः सरकार नोटों के मामले को चुपचाप पी गई। ये नोट लिस्ट प्रकाशित होने से पूर्व ही सरकारी खजाने में पहुंच चुके थे। पुलिस का लिस्ट प्रकाशित करना व्यर्थ हुआ। सरकारी खजाने में से ही जनता के पास कुछ नोट लिस्ट प्रकाशित होने के पूर्व ही पहुंच गए थे। इस कारण वे जनता के पास निकल आए। उन्हीं दिनों में जिला खुफिया पुलिस को मालूम हुआ कि मैं 8, 9 तथा 10 अगस्त सन 1925 को शाहजहांपुर नहीं था। अधिक जांच होने लगी। इसी जांच पड़ताल में पुलिस को मालूम हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल शाहजहांपुर के इंदु भूषण मित्र नामी एक विद्यार्थी के पास मेरे क्रांतिकारी दल संबंधी पत्र आते हैं, जो वह मुझे दे आता है। स्कूल के हेडमास्टर द्वारा इंदुभूषण के पास आए हुए पत्रों की नकल करा के हार्टन साहब के पास भेजी जाती रही। इन्हीं पत्रों से हार्टन साहब को मालूम हुआ कि मेरठ प्रांत की क्रांतिकारी समिति की बैठक होने वाली है। इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को मेरठ अनाथालय में, जहां पर मीटिंग होने का पता चला था, भेजा। उन्हीं दिनों हार्टन साहब को किसी विशेष सूत्र से मालूम हुआ कि शीघ्र ही कनखल में डाका डालने का प्रबंध क्रांतिकारी समिति के सदस्य कर रहे हैं और संभव है कि किसी बड़े शहर में डाक खाने की आमदनी लूटी जाए। हार्टन साहब को एक सूत्र से एक पत्र मिला जो मेरे हाथ का लिखा था। इस पत्र में सितंबर में होने वाले श्राद्ध का जिक्र था, जिसका 13 तारीख निश्चित की गई थी। पत्र में था कि दादा का श्राद्ध नंबर 1 पर 13 दिसंबर को होगा। अवश्य पधारिए, मैं अनाथालय में मिलूंगा। पत्र पर रुद्र के हस्ताक्षर थे। आगामी डकैतियों को रोकने के लिए हार्टन साहब ने प्रांत भर में 26 सितंबर सन 1925 को लगभग 30 मनुष्यों को गिरफ्तार किया। उन्हीं दिनों इंदुभूषण के पास आए हुए पत्र से पता लगा कि कुछ वस्तुएं बनारस में
किसी विद्यार्थी की कोठरी में बंद है। अनुमान किया गया कि संभव है कि वे हथियार हो। अनुसंधान करने से हिंदू विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी की कोठरी से 2 राइफल निकली। उस विद्यार्थी को कानपुर में गिरफ्तार किया गया। इंदुभूषण ने मेरी गिरफ्तारी की सूचना एक पत्र द्वारा बनारस को भेजी। जिसके पास पत्र भेजा था उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, क्योंकि उसी श्री रामनाथ पांडेय के पते का पत्र मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे मकान से पाया था। रामनाथ पांडेय के पत्र पुलिस के पास पहुंचे थे, अतः इंदुभूषण को गिरफ्तार किया गया। इंदुभूषण ने दूसरे दिन अपना बयान दे दिया। गिरफ्तार किए हुए व्यक्तियों में से कुछ से मिल मिलाकर बनारसी लाल ने भी, जो शाहजहांपुर की जेल में था, अपना बयान दे दिया और वह सरकारी गवाह बना लिया गया। यह कुछ अधिक जानता था। इसके बयान से क्रांतिकारी पत्र के पार्सलों का पता चला। बनारस के डाक खाने से जिनके पास पार्सल भेजे गए थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में गोपीनाथ ने जिसके नाम पार्सल गया था, गिरफ्तार होते ही पुलिस को बयान दे दिया और वह सरकारी गवाह बना लिया गया। इसी प्रकार रायबरेली में स्कूल के विद्यार्थी कुंवर बहादुर के पास पार्सल गया था। उसने भी गिरफ्तार होते ही बयान दे दिया और सरकारी गवाह बना लिया गया। इसके पास मनी ऑर्डर भी आया करते थे, क्योंकि यह बनवारी लाल का पोस्ट बॉक्स डाक पाने वाला था। इसने बनवारी लाल के एक रिश्तेदार का पता बताया, जहां तलाशी लेने से बनवारी लाल का एक ट्रंक मिला। इस ट्रंक में से एक कारतूसी पिस्तौल, एक कारतूसी फौजी रिवॉल्वर तथा कुछ कारतूस पुलिस के हाथ लगे और बनवारी लाल की खोज हुई। बनवारी लाल भी पकड़ लिए गए। गिरफ्तारी के थोड़े दिनों बाद ही पुलिस वाले मिले, उल्टा सीधा सुझाया और बनवारी लाल ने भी अपना बयान दे दिया तथा इकबाली मुलजिम बनाए गए। श्रीयुत बनवारी लाल ने काकोरी डकैती में अपना सम्मिलित होना बताया था। इधर कलकत्ते में दक्षिणेश्वर में एक मकान में बम बनाने का सामान, एक बना हुआ बम, 7 रिवॉल्वर, पिस्तौल तथा कुछ राजद्रोहात्मक साहित्य पकड़ा गया। इसी मकान में श्रीयुत राजेंद्र नाथ लाहिड़ी BA, जो इस मुकदमे में फरार थे, गिरफ्तार हुए। इंदुभूषण के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसके हेडमास्टर को एक पत्र मध्य प्रांत से मिला, जिसे उसने हार्टन साहब के पास वैसा ही भेज दिया। इस पत्र से एक व्यक्ति मोहनलाल खत्री का चांदा में पता चला। वहां से पुलिस ने खोज लगाकर पूना में श्रीयुत रामकृष्ण खत्री को गिरफ्तार करके लखनऊ भेजा। बनारस में भेजे गए पार्सलों के संबंध से जबलपुर में श्रीयुत प्रणवेश कुमार चटर्जी को गिरफ्तार करके भेजा गया। कलकत्ता से श्रीयुत शचीन्द्रनाथ सान्याल, जिन्हें बनारस षड्यंत्र से आजन्म काले पानी की सजा हुई थी और जिन्हें बांकुरा में क्रांतिकारी पर्चे बांटने के कारण 2 वर्ष की सजा हुई थी, इस मुकदमे में लखनऊ भेजे गए। श्रीयुत योगेश चंद्र चटर्जी बंगाल ऑर्डिनेंस के कैदी हजारीबाग जेल से भेजे गए। आप अक्टूबर सन 1924 में कलकत्ते में गिरफ्तार हुए थे। आपके पास 2 कागज पाए गए थे, जिनमें संयुक्त प्रांत के सब जिलों का नाम था और लिखा था कि 22 जिलों में समिति का कार्य हो रहा है। ये कागज इस षड्यंत्र के संबंध के समझे गए। श्रीयुत राजेंद्रनाथ लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम केस में 10 वर्ष के दीपांतर की सजा पाने के बाद इस मुकदमे में लखनऊ भेजे गए। अब लगभग 36 मनुष्य गिरफ्तार हुए थे। 28 पर मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चला। 3 व्यक्ति श्रीयुत शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्रीयुत चंद्रशेखर आज़ाद, श्रीयुत अशफाक उल्ला खां फरार रहे। बाकी सब मुकदमा अदालत में आने से पहले ही छोड़ दिए गए। 28 में से 2 पर से मजिस्ट्रेट की अदालत में आने से पहले छोड़ दिए गए। 28 में से 2 पर से मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा उठा लिया गया। 2 को सरकारी गवाह बनाकर उन्हें माफ़ी दी गई। उन्हें अंत में मजिस्ट्रेट ने 21 व्यक्तियों को सेशन सुपुर्द किया।
सेशन में मुकदमा आने पर श्रीयुत दामोदर स्वरूप सेठ बहुत बीमार हो गए, अदालत न आ सकते थे। अतः अंत में 20 व्यक्ति रह गए। 20 में से 2 व्यक्ति श्रीयुत शचीन्द्रनाथ विश्वास तथा श्रीयुत हरगोविंद सेशन की अदालत से मुक्त हुए। बाकी 18 को सजाएं हुई। श्री बनवारीलाल इकबाली मुस्लिम हो गए। वे रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में 6 मास का कारावास भी भोगा था। इस पर भी पुलिस की धमकी से प्राण संकट में पड़ गए। आप ही हमारी समिति के ऐसे सदस्य थे कि जिन पर समिति का सबसे अधिक धन व्यय किया गया। प्रत्येक मास आपको पर्याप्त धन भेजा जाता था। मर्यादा की रक्षा के लिए हम लोग यथाशक्ति बनवारीलाल को मासिक शुल्क दिया करते थे। अपने पेट काटकर इनको मासिक व्यय दिया गया। फिर भी इन्होंने अपने सहायकों की गर्दन पर छुरी चलाई। अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा हो जाती। जिस प्रकार सबूत इनके विरुद्ध था, वैसे ही इसी प्रकार के दूसरे अभियुक्तों पर था, जिन्हें 10-10 वर्ष की सजा हुई। यही नहीं, पुलिस के बहकाने से सेशन में बयान देते समय जो नई बातें इन्होंने जोड़ी, उनमें मेरे संबंध में कहा कि राम प्रसाद डकैतियों के रुपए से अपने परिवार का निर्वाह करता है। इस बात को सुनकर मुझे हंसी भी आई, पर हृदय पर बड़ा आघात लगा कि जिनकी उदर पूर्ति के लिए प्राणों को संकट में डाला, दिन को दिन और रात को रात न समझा, बुरी तरह से मार खाई, माता पिता का कुछ भी ख्याल न किया, वही इस प्रकार आक्षेप करे। समिति के सदस्यों ने इस प्रकार का व्यवहार किया। बाहर जो साधारण जीवन के सहयोगी थे, उन्होंने भी अद्भुत रूप धारण किया। एक ठाकुर साहब के पास काकोरी डकैती का नोट मिल गया था। वह कहीं शहर में पा गए थे। जब गिरफ्तारी हुई, मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत नामंजूर हुई। जज साहब ने 4000 की जमानत मांगी। कोई जमानती न मिलता था। आपके वृद्ध भाई मेरे पास आए, पैरों पर सिर रखकर रोने लगे। मैंने जमानत का प्रयत्न किया। मेरे माता पिता कचहरी जाकर खुले रूप से पैरवी करने को मना करते रहे कि पुलिस खिलाफ है, रिपोर्ट हो जाएगी, पर मैंने एक न सुनी। कचहरी जाकर कोशिश करके जमानत दाखिल कराई। जेल से उन्हें स्वयं जाकर छुड़ाया, पर जब मैंने उक्त महाशय का नाम उक्त घटना की गवाही देने के लिए सूचित किया, तब पुलिस ने उन्हें धमकाया और उन्होंने पुलिस को 3 बार लिखकर दे दिया कि हम राम प्रसाद को जानते भी नहीं। हिंदू मुस्लिम झगड़े में जिनके घरों की रक्षा की थी, जिनके बाल बच्चे मेरे सहारे मोहल्ले में निर्भयता से निवास करते रहे, उन्होंने ही मेरी खिलाफ झूठी गवाही बनवाकर भेजी। कुछ मित्रों के भरोसे पर उनका नाम गवाही में दिया कि जरूर गवाही देंगे। संसार लौट जाए पर वे नहीं डिग सकते, पर वचन दे चुकने पर भी जब पुलिस का दबाव पड़ा, वे भी गवाही देने से इनकार कर गए। जिनकी अपना हृदय सहोदर तथा मित्र समझकर हर तरह की सेवा करने को तैयार रहता था। जिस प्रकार की आवश्यकता होती, यथाशक्ति उनको पूर्ण करने की प्राणपण से चेष्टा करता था। उनसे इतना भी न हुआ कि कभी जेल पर आकर दर्शन दे जाते। फांसी की कोठरी में ही आकर संतोषदायक 2 बातें कर जाते। 1-2 सज्जनों ने इतनी कृपा तथा साहस किया कि 10 मिनट के लिए अदालत में दूर खड़े होकर दर्शन दे गए। यह सब इसलिए कि पुलिस का आतंक छाया हुआ था कि गिरफ्तार न कर लिया जाए। इस पर भी जिसने जो कुछ किया, मैं उसी को अपना सौभाग्य समझता हूँ और उनका आभारी हूँ। वह फूल चढ़ाते हैं, तुरबत भी दबा जाती है। माशूक के थोड़े से भी एहसान बहुत। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सब प्रसन्न तथा सुखी रहे। मैंने तो सब बातों को जानकर ही इस मार्ग पर पैर रखा था। मुकदमे के पहले संसार का कोई अनुभव ही न था, न कभी जेल देखी, न किसी अदालत का कोई तजुर्बा था। जेल में जाकर मालूम हुआ है कि किसी नई दुनिया में पहुंच गया। मुकदमे से पहले मैं यह भी नहीं जानता था कि कोई लेखन कला विज्ञान भी है। इसका कोई विशेषज्ञ
हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी होता है जो लेखन शैली को देखकर लेखकों का निर्णय कर सकता है। यह भी नहीं पता था कि लेख किस प्रकार मिलाए जाते हैं। एक मनुष्य के लेख में क्या भेद होता है, क्यों भेद होता है। लेखन कला विशेषज्ञ हस्ताक्षर को प्रमाणित कर सकता है तथा लेखक के वास्तविक लेख में तथा बनावटी लेख में भेद कर सकता है। इस प्रकार का कोई भी अनुभव तथा ज्ञान न रखते हुए भी एक प्रांत की क्रांतिकारी समिति का संपूर्ण भार लेकर उसका संचालन कर रहा था। बात यह है कि क्रांतिकारी कार्य की शिक्षा देने के लिए कोई पाठशाला तो है ही नहीं। यही हो सकता था कि पुराने अनुभवी क्रांतिकारियों से कुछ कुछ सीखा जाए। न जाने कितने व्यक्ति बंगाल तथा पंजाब के षड्यंत्रों में गिरफ्तार हुए, पर किसी ने भी यह उद्योग न किया कि एक इस प्रकार की पुस्तक लिखी जाए जिससे नवागंतुक को कुछ अनुभव की बातें मालूम होती। लोगों को इस बात की बड़ी उत्कंठा होगी कि क्या यह पुलिस का भाग्य ही था जो सब बना बनाया मामला हाथ आ गया। क्या पुलिस वाले परोक्ष ज्ञानी होते हैं, कैसे गुप्त बातों का पता चला लेते हैं। कहना पड़ता है कि यह इस देश का दुर्भाग्य, सरकार का सौभाग्य। बंगाल पुलिस के संबंध में तो अधिक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे कुछ विशेषानुभव नहीं। इस प्रांत की खुफिया पुलिस वाले तो महान भोंदू होते हैं। साधारण पुलिस की दरोगाई करते हैं, मजे में लंबी लंबी घूस खाकर बड़े बड़े पेट बड़ा आराम करते हैं। उनकी भला तकलीफ उठाए। यदि कोई एक दो चालाक हुए भी तो थोड़े दिन बड़े ओहदे की फिराक में काम दिखाया, दौड़ धूप की कुछ पद वृद्धि हो गई और सब काम बंद। इस प्रांत में कोई बाकायदा पुलिस का गुप्तचर विभाग नहीं जिसको नियमित रूप से शिक्षा दी जाती हो। फिर काम करते करते अनुभव हो ही जाता है। मैनपुरी षड्यंत्र तथा इस षड्यंत्र से इसका पूरा पता लग गया कि थोड़ी सी कुशलता से कार्य करने पर पुलिस के लिए पता पाना बड़ा कठिन है। वास्तव में उनके कुछ भाग्य ही अच्छे होते हैं। जब से इस मुकदमे की जांच शुरू हुई, पुलिस ने इस प्रांत के संदिग्ध क्रांतिकारी व्यक्तियों पर दृष्टि डाली, उनसे मिली, बातचीत की, एक दो को कुछ धमकी दी। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जनश्रुति के अनुसार एक महाशय से पुलिस को सारा भेद मालूम हो गया। हम सबके सब चक्कर में थे कि इतनी जल्दी पुलिस ने मामले का पता कैसे लगा लिया। उक्त महाशय की ओर तो ध्यान भी न जा सकता था, पर गिरफ्तारी के समय मुझसे तथा पुलिस के अफसर से जो बातें हुई, उनमें पुलिस अफसर ने वे सब बातें मुझसे कही जिनको मेरे तथा उक्त महाशय के अतिरिक्त कोई भी दूसरा जन जान ही न सकता था। और भी बड़े पक्के तथा बुद्धिगम्य प्रमाण मिल गए कि जिन बातों को उक्त महाशय जान सके थे वे ही पुलिस जान सकी। जो बातें आपको मालूम न थी वे पुलिस को किसी प्रकार न मालूम हो सकी। उन बातों से यह निश्चित हो गया कि यह काम उन्हीं महाशय का है। यदि ये महाशय पुलिस के हाथ न आते और भेद न खोल देते तो पुलिस सिर पटक कर रह जाती, कुछ भी पता न चलता। बिना दृढ़ प्रमाणों के भयंकर से भयंकर व्यक्ति पर भी हाथ रखने का साहस नहीं होता, क्योंकि जनता में आंदोलन फैलने से बदनामी हो जाती है, सरकार पर जवाबदेही आती है, अधिक से अधिक 2-4 मनुष्य पकड़े जाते और अंत में उन्हें भी छोड़ना पड़ता। परंतु जब पुलिस को वास्तविक सूत्र हाथ आ गया, उसने अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए लिखा हुआ प्रमाण पुलिस को दे दिया। उस अवस्था में यदि पुलिस गिरफ्तारियां न करती तो फिर कब करती। जो भी हुआ परमात्मा उनका भी भला करे, अपना तो जीवन भर यही उसूल रहा। सताए तुझको जो कोई बेवफा बिस्मिल, तो मुंह से कुछ न कहना, कर लेना। हम शहीदाने वफा का दिनों ईमा और है, जिस, सिजदे करते हैं हमेशा पाँव पर जल्लाद के।
मैंने इस अभियोग में जो भाग लिया अथवा जिनकी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी, उसमें से ज़्यादा हिस्सा श्रीयुत अशफाक उल्लाह खां वारसी का है। मैं अपनी कलम से उनके लिए भी अंतिम समय में 2 शब्द लिख देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। अशफाक: मुझे भली भांति याद है, जबकि मैं बादशाही ऐलान के बाद शाहजहाँपुर आया था तो तुमसे स्कूल में भेंट हुई थी। तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तुमने मुझसे मैनपुरी षड्यंत्र के संबंध में कुछ बातचीत करनी चाही थी। मैंने यह समझकर कि एक स्कूल का मुसलमान विद्यार्थी मुझसे इस प्रकार की बातचीत क्यों करता है, तुम्हारी बातों का उत्तर उपेक्षा की दृष्टि से दे दिया था।